नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मंडला में महज 2 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की मानसून तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई है और गंदा पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया है। जल भराव से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुभाष वार्ड के रहवासियों का आरोप है कि 10 से 12 साल से हर बारिश में यही हाल है और शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन के बावजूद आज तक जल भराव का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। पहली ही बारिश में डूबे इस शहर ने नगर पालिका के दावों और तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत हुई है, मानसून की अभी एंट्री हो रही है और ऐसे में देखिए शहर तालाब बना हुआ है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। अब समझ नहीं आ रहा है कि बाइक चलाएं या नाव चलाएं, क्योंकि तालाब की स्थिति जो है वो तालाब की स्थिति सड़कों की बनी हुई है और जल भराव से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुभाष वार्ड के रहवासियों का भी आरोप है कि 10 से 12 साल से हर बारिश में यही हाल है और खासतौर पे देखिए मंडला के सुभाष वार्ड के जो रहवासी हैं उनका यह कहना है कि ये स्थिति, ये तस्वीरें नई नहीं है। पिछले 10 से 12 सालों से वो हर बार परेशान होते हैं, हर बार शिकायतें की जाती है, लेकिन हर बार नगरपालिका की तरफ से दावे किए जाते हैं कि इस तरह की समस्याएं आगे नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके हर बार हर साल इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। रहवासी परेशान होते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। और हमारे साथ में देवेंद्र राजनीति जी जुड़ गए हैं, स्थानीय रहवासी हैं। देवेंद्र जी, अभी तो पहली बारिश है लेकिन अभी ही सड़कें तालाब बन गई है, किस तरह से घरों से बाहर निकलते हैं आप लोग? सर, यहाँ पे देखकर 10 से 15 वर्षों से यही समस्या है। हर बार जन सुनवाई में, हर बार नगर पालिका में आवेदन देने के बाद भी कुछ नहीं होता। प्रशासन अपनी टीम के साथ जरूर आता है निरीक्षण में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य यहाँ पे प्रगति पे नहीं दिखता, ना कोई कार्य किया जाता है। तो देवेंद्र जी, नगर पालिका को कहिए ना कि अगर कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम बोटिंग चलवाना शुरू कर दे, बोट चले, फिर कैसे बाहर निकले इंसान, घरों से बाहर किस तरह से फिर निकलेगा? इस बार मोहल्ले वासियों ने पूरी इस बार जन सुनवाई में आवेदन में लिख के दिया है प्रशासन को कि यदि यहाँ नाला नहीं बन पा रहा है तो हम लोग की नाव की व्यवस्था करवा दी जाए, ताकि आने जाने में हम लोग को थोड़ी सुविधा हो सके। तो देवेंद्र जी, क्या शर्म नहीं आ रही क्या उन लोगों को कि अगर 10-12 साल से इस तरह की तस्वीर है तो इन तस्वीरों को बदला जाए, व्यवस्था में बदलाव किया जाए? क्यों नहीं सुन रहे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो? सर, सबसे बात होने के बाद भी कुछ यहाँ पे प्रगति पर काम हो रहा है, नाला बन रहा है, आगे ये जगह नहीं मिल पा रही है, प्रस्ताव हो गया सब, उसके बाद लेकिन कुछ काम आगे प्रगति पे बढ़ता ही नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ में सुधीर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, स्थानीय रहवासी हैं, एडवोकेट भी हैं। सुधीर जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर, जिस तरह से आप लोग परेशान हो रहे हैं? सड़कें यहाँ पर तालाब बनी हुई है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, आंखें मूंदे बैठे हैं। देखिए, ये बिल्कुल निर्विवाद कड़वा सच है कि मंडला नगर में जो मानसून के पहले जिम्मेदार विभागों को, जिम्मेदार कर्मचारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को जो तैयारी करना चाहिए, उसमें वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और उस लापरवाही का परिणाम इस तरह आ जाता है कि सामान्य नगरवासी के घर में केवल बारिश का पानी नहीं, मंडला में तो गंदगी जिसको अपन कहते हैं, सीवर लाइन की गंदगी, वो सीधे सीधे मकानों में घुस रही है। और जिला मुख्यालय के जब ये हालात हैं और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं तो नागरिक तो निश्चित रूप से बदहाल है, जबकि बारिश का प्रथम चरण है जी। नहीं, जाहिर तौर पे अभी पहली बारिश में स्थिति है। हमारे साथ में एक और स्थानीय रहवासी अरविंद साहू जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, क्या शिकायतें आप लोगों की तरफ से की गई है, और अगर की गई है तो क्या वजह है कि पिछले 10 साल से तस्वीर नहीं बदली, हर साल बारिश में यही तस्वीर देखने को मिलती है? तो हम लोग को हर बार यही आश्वासन दिया जाता है हर पंचवर्षीय में पार्षदों के द्वारा कि आपका ये समस्या का निदान हम कर देंगे, और हम लोग के साथ सिर्फ छलावा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मेन मुख्य 2 समस्याएं हम लोग की, दूसरे वार्डों का पानी जो हमारे वार्ड में आ रहा है उसको डाइवर्ट किया जाए, और हमारे वार्ड में जो रोडें हैं जो पूरी तरह खराब हो गई, जर्जर हो गई हैं, उसको बराबर करके कम से कम नाली गहरी हो जाएगी, उससे तो पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। सुधीर उपाध्याय जी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कभी आते हैं क्या क्षेत्र में? और खासतौर पे बारिश के दिनों में तस्वीरों को देख के लग रहा है कि बाढ़ आ गई है, लेकिन ये बारिश का पानी है, कभी जनप्रतिनिधि आते हैं क्या इस ओर?
यही तो शायद इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी जो होना चाहिए वो अपनी बखूबी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, इसीलिए तो ये सब परिस्थितियां होती हैं। पूरी एनर्जी विशेषकर नेताओं की, अधिकारियों की, जब ठेकेदार अधिकारी के सामंजस्य पर ही पूरी एनर्जी चली जाएगी तो पब्लिक की प्रॉब्लम पर कहां तक बात होगी। ये सीधा सीधा आरोप लगाया जा सकता है मंडला नगर के जिम्मेदार अधिकारियों पर। सुधीर जी, लेकिन यदि इस मोहल्ले में किसी जनप्रतिनिधि का आवास भी होता, सुभाष वार्ड में यदि नेता रह रहे होते, विधायक रह रहे होते, तो क्या तब भी जलभराव की तस्वीरें इस तरह की आती क्या? बिल्कुल, माने ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन इलाकों में जनप्रतिनिधि या पार्षदगण नहीं रहते हैं, वहां रहते भी हैं, उसके बाद वो काम नहीं करवा पाते जो उनको करवाना चाहिए। तो सुधीर जी, ये तो हैरान करने वाला मामला है। मतलब जनप्रतिनिधि भी इसी जलभराव में रहते हैं, मतलब वहीं से वो निकलते हैं, उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है, उनको नहीं दिख रहा है ऐसा कहना कठिन है। लेकिन चूंकि जो उनकी एनर्जी है जो पब्लिक की प्रॉब्लम पे लगनी चाहिए, उनकी एनर्जी वहां न लग के कहीं अन्यत्र लग रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। और उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए पब्लिक का क्या है। वो तो आम पब्लिक है जो शिकायत भर कर सकती है, आवेदन दे सकती है, उसके निवेदन पर कार्रवाई तो या तो अधिकारी कर सकते हैं या विभाग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और वे ही नहीं करते, यही दुर्भाग्य है। देवेंद्र राजनी जी, जनप्रतिनिधि देख नहीं रहे हैं या फिर देखना नहीं चाहते हैं? जनप्रतिनिधि आते हैं, देखते हैं और बोलते हैं बस कार्य हो जाएगा आपका, इस साल हो जाएगा। इस वर्षा के पहले हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आपका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। बरसात आ गई, पूरे वार्डवासी इकट्ठे होके गए थे मोहल्लेवासी की इस बरसात के पहले हम लोग कुछ नराकान करवा दीजिए, नाले का बनवा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्य नहीं हो पाया और बरसात फिर अपनी चरम सीमा पर आ गई। अरविंद साहू जी, कौन है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि? जरा उनका नाम लीजिए ना, जरा देश को भी जानने दीजिए ना कि वो कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो बार बार आप लोगों की समस्याओं को सुनने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे वार्ड के जो शहर के नगर अध्यक्ष हैं, नगर पालिका का अध्यक्ष, वह भी इसी वार्ड में रहते हैं, सुभाष वार्ड में, और उपाध्यक्ष भी इसी वार्ड के हैं। ये अब सबसे बड़ी विडंबना है और उनको आंखों देखा नहीं दिखता। लेकिन सुधीर जी, किसी को तो जिम्मेदारी तय करनी होगी ना। अगर 10 साल 12 साल से इस तरह की तस्वीर है तो क्या अब तक हम कोई एक प्लान नहीं बना सकेंगे किस तरह से इस जल का निकासी किया जा सके? उसके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। 10 से 12 साल का समय हो गया लेकिन अब तक कोई रोड मैप नहीं बन पाया। प्लान बनते हैं, कागजों में बनते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, सब कागजों में होती हैं। और वही तो मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी ही, लायबिलिटी ही जब फिक्स नहीं होगी तो लोगों के का कॉन्फिडेंस करप्शन की ओर बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है उसी के कारण ये सब समस्या हो रही है। ये बिल्कुल कड़वा सच है, विशेषकर मंडला नगर के लिए, मंडला जिले के लिए। जाहिर तौर पे देवेंद्र राजनी जी, अगर आगे और ज्यादा बारिश होती है फिर किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है? क्या लोगों के घरों तक में भी पानी पहुंच जाता है क्या? सर, घरों के अंदर कम से कम 1-1 फीट पानी रहता है सर। मतलब इंसान रोड से घर तक आने में सोचता है कि मैं घर जाऊं कि ना जाऊं, मेरा डूब ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, मुझे सांप बिच्छू ना काट दे, कीड़े मकोड़े का डर। घर तक आने में भी इंसान को डर लगता है। ये स्थिति, घर से निकलने में भी डर लगता है, आने में भी डर लगता है कि मैं समय से घर पहुंच जाऊं। घर नहीं पहुंच पाया तो रोड भर जाएगा। जाहिर तौर पे अरविंद जी, बिल्कुल, थोड़ी सी बरसात चालू होती है और इंसान को लगता है कि मैं जल्दी से घर चले जाऊं, इतना मोहल्ला भर जाएगा तो पानी में घर कैसे जाऊंगा, मुझे 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और अरविंद जी, ये तो सही है कि अगर घरों में पानी इस तरह से पहुंचेगा तो सांप कीड़े भी पहुंचेंगे। इसके अलावा यदि आप सड़कों पे निकलेंगे तो पता नहीं चल पाएगा सड़क कहां है, नाली कहां है, तो हादसे भी होंगे। निर्धारित किया है कि हम लोग इस बार यदि नहीं होता है काम तो हम लोग के द्वारा मतदान नहीं किया जाएगा, हमारे वार्ड के द्वारा। तब कहीं जाके प्रशासन जागेगा। ठीक है सुधीर उपाध्याय जी, क्या इस फैसले से कि मतदान नहीं करना है, वोटों का बहिष्कार करना है, क्या लगता है जनप्रतिनिधियों पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इसका असर पड़ेगा, जबकि स्थानीय शासन विभाग की ओर से आवंटन भी है, कायाकल्प योजना के नाम से एक योजना भी चल रही है ना। लेकिन वही काम पर ज्यादा ध्यान जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का होता है
जिसमें मार्जिन ज्यादा होता है। मार्जिन का आशय आप समझ रहे हैं जी। सीवर लाइन का काम निश्चित रूप से हुआ है मंडला में, लेकिन अब पहले तो कम से कम बारिश का पानी लोगों के घरों में जाता था। सीवर लाइन का काम होने से तो अब तो सीवर लाइन की गंदगी लोगों के घरों में जा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जब हम जिसको विकास कार्य और निर्माण कार्य कहते हैं वही आम पब्लिक के लिए घातक हो रही है और जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही। जिला के आला अधिकारियों को सब मालूम है, नेताओं को मालूम है, मंत्रियों को मालूम है, विधायक सांसद सबको मालूम है, लेकिन लाइबिलिटीज आज तक किसी पर फिक्स नहीं हुई। इसीलिए ये सब समस्याएं और निरंतर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सुधीर जी, सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि अगर पिछले 10 सालों से तस्वीर नहीं सुधरी है तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि आगे भी कब इस और ध्यान दिया जाएगा, कब इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति अभी भी नजर आ नहीं रही है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन विकसित नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सब समस्याएं समाप्त होंगी। नहीं, जाहिर तौर पे और जो तस्वीरें हैं वाकई में हैरान करने वाली है। अगर लोगों को इस तरह से परेशानी हो रही है, सड़कें तालाब बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गरियाबंद की। गरियाबंद के देवभोग स्थित मोड़ा गांव में पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों महिला पुरुषों के प्रदर्शन के बीच पुलिस और ग्रामीणों में कई बार तीखी झड़प हुई। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि बरसात में सड़क दलदल बन जाती है, जिससे मरीजों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत नागेश के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा भी मौके पर पहुंचे और सरकार पर विकास के दावों को लेकर हमला बोला। फिलहाल प्रशासन ने सड़क निर्माण की मांग शासन तक पहुंचाकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। तो देखिए, पक्की सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश की कोशिश की, लोगों को हटाने की कोशिश की और पक्की सड़क नहीं बनने से लोगों में परेशानी बहुत ज्यादा है। तो गरियाबंद के देवभोग स्थित मोड़ा गांव के जो लोग हैं, मोड़ा गांव के लोग ये कह रहे हैं कि बार बार शिकायतें की गई, लेकिन उसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह है कि अब उन्हें हाईवे पर इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। NH 130C पर वो पहुंचे और यहां पर वो प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जब वो सड़कों से नहीं हटे, जाम की स्थिति बन गई। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को हटाने की कोशिश की गई और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया, फिर जाम खुलवाया। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बरसात में सड़क दलदल बन जाती है, जिससे मरीजों और विशेषकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जाने के दौरान बच्चों को इसी रास्ते से जाना होता है। अगर कोई घर में गाँव में बीमार पड़ जाए तो उसे ले जाने के लिए रास्ते नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत नागेश के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा भी मौके पर पहुंचे और आप इससे समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं और विकास के दावों को लेकर के उन्होंने हमला बोला है। और फिलहाल प्रशासन ने सड़क निर्माण की मांग शासन तक पहुंचाकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। तो सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है और देवभोग स्थित मोड़ा गांव में पक्की सड़क नहीं बनने की वजह से लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने NH 130C पर प्रदर्शन किया। और इस बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। जब लोग नहीं हटे तो उसके बाद जबरन उन्हें हटाया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष हेमंत नागेश के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा भी मौके पर पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने विकास के दावों को लेकर के सवाल खड़े किए, क्योंकि एक सड़क के लिए लोगों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप लोगों की मजबूरी समझिए, रोज रोज वो थक चुके हैं, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काट के थक चुके हैं। कई बार उन्होंने आवेदन दिया, उन आवेदनों के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो अब उनकी नाराजगी इस तरह से बाहर आई है। और हमारे सहयोगी मनमोहन नेताओं हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अब मनमोहन, जाहिर तौर पर यह मजबूरी बहुत ज्यादा रही होगी, तभी पक्की सड़क को लेकर के लोगों को इस तरह से NH पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। अब क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है? गरियाबंद जिले का देवभोग विकासखंड का यह मुड़ा गांव ग्राम पंचायत की तस्वीर है, जहां मुड़ा गांव के ग्राम पंचायत के जो आश्रित पारा है, करलाकोट और टिप पारा, ये दोनों मोहल्ले
ग्राम पंचायत को जोड़ती है, लेकिन करलाकोट के ग्रामीण बारिश के दिनों में अपने ही गांव पहुंच नहीं पाते, अपने ही ग्राम पंचायत का मुख्यालय नहीं पहुंच पाते। के कारण यह है कि उस मार्ग में पक्की सड़क नहीं है, और सबसे हैरान की बात तो यह है कि वह सड़क बनाने के लिए ग्रामीण कई दफे शासन प्रशासन से मांग किए और उनकी मांग को मनमोहन, लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में हेमंत नागेश जी भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। हेमंत जी, क्या कहेंगे? प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए आप भी पहुंचे थे, उनकी समस्याओं को आपने भी सुना था, अब क्या कुछ आश्वासन उन्हें मिला है और क्या लगता है क्यों नहीं अब तक ग्रामीणों की मांग पर कोई ध्यान दिया गया? जी हाँ, मैंने भी वही घटनास्थल पर मैंने भी मौजूद था और मेरे सामने ही आश्वासन दिया गया है कि रोड निर्माण कार्य शुरू हो गया है और कहा गया कि सभी लोग हम सब लोग जाते हैं और स्थल पर बैठ के वहाँ पे जो भी समस्या हो रही है उसका निराकरण करते हैं करके तहसीलदार साहब के द्वारा खुद कहा गया है। हेमंत जी, आप भी एक युवा हैं, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर युवाओं की बात को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था क्या? क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने कहा वो क्या मांग रहे हैं, अपने लिए बस एक सड़क ही तो मांग रहे हैं, लेकिन बाद भी उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, उनके लिए सड़क नहीं बनाई जा रही थी, मजबूरन उन्हें अब NH 130 बनाना पड़ गया। जी हाँ, ये निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय विषय है कि ग्रामवासी अपनी सड़क बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। हेमंत जी, क्या लगता है कौन नहीं सुन रहा है इनकी मांग को, कौन नजरअंदाज कर रहा है? जो सड़क बनाने में जो जिम्मेदार है वो नहीं सुन रहे हैं, वो भी अपने कर्तव्य निभा नहीं पा रहे, इसलिए ग्राम बच्चों को बहुत समस्या हो रही है, स्कूली बच्चों को बहुत समस्या होता है। तो क्या आश्वासन इन्हें मिल गया है? सड़कों को लेकर के काम शुरू हो चुका है हेमंत जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, धरातल पर पूरा जीरो है, शून्य है, जीरो बड़ा सन्नाटा है। तो धरातल पे यदि शून्य है तो फिर ये आश्वासन कौन दे रहा है कि सड़कें बनाई जा रही है, उस और काम किया जा रहा है? श्रीमान तहसीलदार साहब के द्वारा कहा गया। मनमोहन, लेकिन आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन तो पहले भी दिए जा रहे थे जब ग्रामीण अलग अलग अफसरों के पास में पहुंच रहे थे, अलग अलग दफ्तरों के पास पहुंच रहे थे। अब एक बार फिर से जब प्रदर्शन करने के लिए ग्रामीण पहुंचे तो एक बार फिर से आश्वासन दे दिया गया, लेकिन ग्रामीण आश्वासन थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो अपने लिए सड़क मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों को सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है। ग्रामीण मुड़ा गांव के आश्रित गांव करलाकोट के ग्रामीण प्रशासन से ठगे जा रहे हैं, प्रशासन उन्हें ठग रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण है वो अपने पंचायत मुख्यालय तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब बारिश का दिन है, ऐसे में जो करलाकोट है, करलाकोट के ग्रामीण हैं वो पूरे ग्रामीण टापू में वह करलाकोट तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जो पारा मोहल्ला अपने ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंच पा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मार्ग में कुछ कानूनी अड़चने जरूर आ रही है और कुछ विवाद जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें मुड़ा गांव का यह विवाद कई दिनों से, यह मांग कई दिनों से देखा जा रहा है और ग्रामीण सड़क की अब लड़ाई लड़ने लगे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जो शासन प्रशासन है या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुद कब लेते हैं और मुड़ा गांव के जो करलाकोट और टीप पारा के ग्रामीणों को किस तरीके से एक सुगम, एक सीसी रोड, एक पक्की सड़क मिल पाती है। क्योंकि हमने देखा है मुड़ा गांव का जो आश्रित पारा है, करलाकोट और टीप पारा, यह दोनों मोहल्ले के बीच में बारिश के दिनों में संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है और जाहिर तौर पे संपर्क टूटने से लोगों को परेशानी आती होगी। मनमोहन, हमारे साथ में स्थानीय ग्रामीण है बेनुधर नागेश जी, वो भी जुड़ गए हैं। बेनुधर जी, कितना लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ रहा है? कितने समय से इस तरह की परेशानी आ रही है? कब से सड़क की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर, हमने जो है एक सड़क के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जो है जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हमें ये साबित किया जा रहा है कि ये पारिवारिक विवाद है, जबकि उसमें जो है ये सार्वजनिक रोड है। और सार्वजनिक रोड का जब हमने क्या कहते हैं चक्का जाम के लिए अल्टीमेटम पेश किया, तब जाके मुझे से अनुमति मिलने के उपरांत जो है कल आकर आरआई। तो बेनुधर जी, अभी जब NH पे आप लोग पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस के अधिकारी जबरन आप लोगों को हटाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बदले में क्या कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? ये बताया गया है कि कब तक पक्की सड़क बना दी जाएगी? वहां से सिर्फ मैं क्या कहते हैं अभी मौके में जाऊंगा और निरीक्षण करूंगा, और हमारा धमकी भी हमें दिया गया है कि पूरा मकान को जो है तोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी बोल के बोले गए हैं। जबकि ऑलरेडी वास्तविकता में जिस व्यक्ति के द्वारा विपक्षी के द्वारा वहां अपना लगान बताया जा रहा था, वहां उनका लगान निकला नहीं, जो निरीक्षण में मौके में वहां क्या कहते हैं मौके में पाया गया है। उसके बावजूद उस पार्टी के द्वारा उस पार्टी को न समझाया न बुझाकर
हमारे ऊपर उन्होंने सीधा सीधा क्या कहते हैं दोषारोपण कर क्या कहते हैं मकान तोड़ने की बात कहकर क्या कहते हैं और दवा बनाकर हमें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई। हमें तो बेनोधर जी, क्या वाकई में अतिक्रमण है? क्या सरकारी जमीन पे मकान बनाए गए हैं गांव में? सर जो है गांव में जो है अभी एक गली रास्ता है, गली रास्ता जो है होता है, गली रास्ता में 15 मीटर का रास्ता होता है क्या, सीसी रोड पूर्व में वहां बन चुका है, दोनों माने आगे साइड बन चुका है और पीछे साइड बन चुका है, सिर्फ 4 मीटर या 4.5 मीटर का वहां सीसी रोड बन चुका है। अब हमें अगर वो 4 मीटर का सीसी रोड ही बन जाता है तो उसमें 8 मीटर जगह ऑलरेडी खाली है। नहीं, जाहिर तौर पे आप लोगों की मांग सही है और प्रशासन को अगर कोई बीच में रोड़ा पर भी रहा है, अगर किसी तरह की समस्या आ भी रही तो उसे समाधान भी करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। दमोह के पटेरा विकासखंड स्थित राजा बंदी छात्रावास में छप्पर गिरने से कई छात्र मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे के बाद छात्रावास में अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह छप्पर पहले भी 3 बार गिर चुका है, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतों के बावजूद भवन की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। अब बड़ा सवाल यही है कि बार बार चेतावनी के बावजूद छात्रों की जान आखिर किसके भरोसे छोड़ी गई है। कैसे कहाँ का मामला है? मैंने बताया कि साहब कभी भी मेरी बिल्डिंग का छत जो गिर रहा है बेर उनने प्रस्ताव से लेके मैंने ग्राम सभा का प्रस्ताव से लेकर के सब चीज़ें उन लोगों के पास पहले से भेजी है और भेज चुका हूँ। जानकारी मिली कि छात्रावास राजाबंदी में किसी कमरे का छत का छप्पर गिर गया है, कुछ बच्चे घायल हो गए। मैं दौड़ता हुआ यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल पटेरा में। यहाँ 2 बच्चों को सिर में चोट लगी है और 5-6 बच्चों को थोड़ा और चोटें हैं। बाकी सभी का इलाज चल रहा है और जो भी उसकी कार्रवाई है हम उसकी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। राजाबंदी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बच्चे छात्रावास में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक वहाँ की सीलिंग टूट गई है, इससे 7-8 बच्चों को छोटी मोटी चोटें आई हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। उनका पटेरा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। उसके बाद इनकी MRI के लिए और बेसिक ट्रीटमेंट के लिए इनको दमोह रेफर किया जा रहा है। तो देखिए, छात्रावास का छप्पर गिरा, कई छात्र इससे घायल हो गए हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि बार बार शिकायतें की गई थी। पहले भी प्रशासन को यह बताया गया था कि जिस भवन में बच्चे रह रहे हैं, छात्र छात्राएं रह रही है, वो भवन सुरक्षित नहीं है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और हादसे का इंतजार किया जा रहा था और वो हादसा होता है। देखिए, छात्रावास का छप्पर गिर जाता है और कई छात्राएं इसमें घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन जर्जर भवन को लेकर के अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से छत गिरा हो, क्योंकि पहले भी शिकायतें की गई थी, पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका था, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही बढ़ती गई है, शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और यह छप्पर पहले भी 3 बार गिर चुका है। लेकिन आप समझिए कि 3 बार गिरने के बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और फिर एक बार यह हादसा हुआ है जहां पर छप्पर गिरने से कई छात्र को चोटें आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हमारे साथ में स्थानीय रहवासी हैं, वकील भी हैं, एडवोकेट कौशलेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। और कौशलेंद्र जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से बार बार शिकायतें की गई लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद अब हादसा होता है, छप्पर गिरने से कई छात्राओं को चोट आई है। घटना बहुत ही गंभीर है और प्रशासन हमेशा से कुंभकर्ण नहीं सोता रहता है। जब कोई घटना घट जाती है तो इस तरीके के फिर कार्रवाई करके और फिर ढाक के 3 पास हो जाते हैं। इसके पूर्व भी कई छात्रावास दमोह शहर में भी हैं जिनमें इस टाइप की घटना हो चुकी है, हॉस्पिटल से सारी चीजें, लेकिन प्रशासन हमेशा घटना होने का इंतजार करता है। हो जाएगा, अपने 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया और खत्म। यानी बच्चों के जीवन के साथ इस तरीके खिलवाड़ भाई आपने सस्पेंड करके क्या किया। हमारे सहयोगी वैभव नायक भी हमारे साथ में जुड़ गए। आऊंगा पांडे जी आपके पास में। वैभव, बार बार शिकायतें की गई, इसके बाद भी क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया गया?
देखिए, यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जब बार बार शिकायतें सामने आती हैं, ग्रामीण इससे अवगत कराते हैं, तब प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता। तो किसी भी घटना के बाद आनन फानन में निलंबन और जांच की बात की जाने लगती है। दमोह में यह पहला मामला नहीं है। नगर में भी कुछ समय पूर्व एक चलते हुए स्कूल का जो छज्जा था वो गिर गया था, उसमें भी कुछ बालकों को चोट लगी थी, और दूसरे स्थानों पर भी ऐसी ही घटनाएं दमोह जिले में लगातार सामने आ रही। वहीं कई बार कई ग्रामीणों ने जाकर प्रशासन को, जिला शिक्षा विभाग को यह ऑलरेडी अवगत कराया गया है कि कई स्कूल ऐसे जर्जर अवस्था में है जिसमें आने वाले समय में ऐसी आशंका है कि कोई घटना घटित हो सकती है, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं देना, शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं देना। कितनी छात्राओं को चोट आया है इसमें? देखिए, जब ये छज्जा गिरा तो वहां पर जो बैठी थी तो इसमें 3 से 4 जो बालिकाएं हैं उनको ज्यादा चोट आई है, लेकिन जो अन्य उनके साथ छात्राएं थी उन्हें भी चोट आई है। गनीमत ये रही कि कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कोई बड़ी जनहानि हो, लेकिन जो भी छात्राएं थी, सबसे बड़ी बात यह है कि वह इतनी दरी सहनी हुई थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी अपने। ठीक है, हमारे साथ में कौशलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। वैभव, कौशलेंद्र जी के पास में चलते हैं। कौशलेंद्र जी, ये ठीक है किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन यदि फिर भी छात्राएं घायल हुई है तो जिम्मेदारी तो आखिर तय करनी पड़ेगी। किसकी गलती की वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है? नहीं, पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। जब आपके पास बार बार शिकायतें आ रही हैं, बच्चियां शिकायत कर रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपका ध्यान न देना एक गंभीर लापरवाही दिखती है कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है, कि किसी घटना का इंतजार कर रहा है। अगर किसी की मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता उस परिवार की? आप सोचिए क्या स्थिति बनती। क्या प्रशासन उसके बच्चे को लौटा पाता? बिल्कुल जाहिर तौर पे सवाल कई सारे उठ रहे हैं, और अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।